अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज जमान आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स सब्सक्राइब करें ताकि इसको प्रमोशन भी मिले और मेरी तमाम वीडियोस भी इंस्टेंटली आप तक पहुंचती रहें। व्यूअर्स, कल नवाज शरीफ आए हैं ननकाना साहब में जलसा करने के लिए, जलसा हमसे खिताब करने के लिए। उस जलसे में उन्होंने तकरीबन काफी सारी बातें की हैं, जिनमें से मैंने कोई 18 से 20 पॉइंट्स को नोट किया है और वो सारे के सारे झूठों का पलंदा है। व्यूअर्स, उसने जितनी बातें की हैं उनमें दो सबसे अहम जो बातें एटम बम के हवाले से और मोटरवे के हवाले से, इनको मैंने सबसे टॉप पे रखा है और बाकी उसके बाद है। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया कि मोटरवेज मैंने बना दिए, मोटरवेज का जाल बिछा दिया। ये लाहौर से लेकर ननकाना साहब और रहीम यार खान और सखर और मुल्तान तक और ये कराची तक मोटरवे चला जाता और इस पर सफर करना मेरा शौक था। क्योंकि व्यूअर्स पॉइंट बहुत ज्यादा है और टाइम मेरे पास कम है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। इंतहाई टेक्निकल बात है, मोटरवे बन गया है, उस पर 3 ट्रैक्स राइट पे हैं, 3 ट्रैक लेफ्ट पे हैं और चौथा ट्रैक जो है वो पार्किंग का है। तकरीबन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गाड़ी वहां पर रोककर आप उसको ठीक कर सकते हैं। 4 ट्रैक्स दोनों तरफ हैं। अगर एक ट्रैक की विड्थ, उसकी चौड़ाई हम 10 फीट कंसीडर करें एस्टिमेटेड, तो तकरीबन 40 फीट उसकी जो सड़क की मोटरवे की एक साइड की बनती है और 40 फुट एक की बनती है और दोनों को अगर इकट्ठा करें तो 80 फीट है। उसके दोनों तरफ जो फुटपाथ बने हुए हैं वो शामिल करके तकरीबन 90 फुट के करीब ऊपर का जो सड़क का टॉप है, जो रोड है, जो मोटरवे का टॉप है, वो तकरीबन 90 फीट बनता है। तो मैं 90 फीट की बात करता हूं। उसका जो बॉटम है जो मखरूती शक्ल में और ढलान की शक्ल में नीचे जाता है और नीचे से चौड़ाई उसकी ज्यादा है, मैं उसको उसमें शामिल नहीं करता हूं। तो ये 90 फीट का ट्रैक है। अब देखने वाली बात यह है कि ये 90 फीट का ट्रैक जैसे हम कलर कहार पर जा रहे हैं, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। अब यहां तक किसी तो लोग इसको शायद इंजॉय करते हैं और इसको बहुत खूबसूरती कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत क्या है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। हर एक 2 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर पर एक छोटी सी सड़क गुजर रही है मोटरवे के नीचे से। वो सड़क है तकरीबन 10 फुट की या 8 फुट की या 12 फीट की। अब होना तो यह चाहिए था कि वो 10 फीट की सड़क को मोटरवे के ऊपर से गुजारा जाता। अब तकरीबन 90 फीट के मोटरवे को 8 फीट की जो सड़क है या रोड है उसके ऊपर से गुजारा गया है। आप इसका अंदाजा कीजिए कि क्या 8 फीट या 10 फीट या 12 फीट की सड़क को 90 फीट के मोटरवे के ऊपर से गुजारना आसान था, या 90 फीट चौड़े मोटरवे और उसके नीचे बॉटम या उसकी जो हाइट है और मखरूती शक्ल है, मखरूती ढलान है, उसके एरिया को भी शामिल कर दिया जाए तो ये तकरीबन 100 फीट के करीब बनता है। इसको उस 10 फीट के ऊपर से गुजारना ज्यादा आसान और ज्यादा महंगा है। तो इस चीज को आप जरा समझने की कोशिश करें कि इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक इसके पीछे ये है, रीजन इसके पीछे ये है कि हर 2 किलोमीटर पर, 1.5 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर जो सड़क नीचे से गुजर रही है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है। हर 2 किलोमीटर पर या 1.5 किलोमीटर पर एवरेज एक पुल आ रहा है। अब उस पुल में जो कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है, जो लोहा इस्तेमाल हुआ है, जो उसमें सरिया इस्तेमाल हुआ है, जो उसमें बजरी इस्तेमाल हुई है, जो उसमें सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, ये सारे का सारा शरीफ खानदान की जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, सॉरी कंपनियां नहीं, जो फैक्ट्रीज हैं उनसे खरीद कर उसमें इस्तेमाल किया गया है। ये एक इनडायरेक्ट करप्शन की एक बहुत लंबी दास्तान है कि आप जरा सोचिए कि लाहौर से लेकर तकरीबन ये सखर तक ये बन गया है। तो इसमें जितने 1.5 से 2 आप 2 किलोमीटर की एवरेज निकाल लें, हर 2 किलोमीटर पर एक सड़क एक पुल आ रहा है, चलो 2 या 2.5 किलोमीटर कर लें तो कितने पुल आते हैं और उन छोटी सड़कों को बजाय इसके ऊपर से गुजार कर पैसा बचा लिया जाता। तकरीबन 90 फीट के मोटरवे को 8 फीट की सड़क के ऊपर से हर जगह से गुजारा गया है और उसके गुजारने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो उसके ऊपर पुल बनने थे, जो ब्रिजेस बनने थे, जो फ्लाईओवर एक किस्म के बनने थे, उनमें जो सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, उसमें बजरी, जितना भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो सारा शरीफ खानदान की फैक्ट्रियों से खरीद कर वहां पर इस्तेमाल किया गया है। और आप सोचिए कि कितनी बड़ी सेल परचेज हुई है और कितनी बड़े पैमाने पर वहां खरीदो फरोख्त हुई और कितना मुनाफा इनडायरेक्टली इनकी फैक्ट्रीज को गया होगा। दूसरी अहम बात एटम बम के हवाले से है। बार बार यह कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने एटम बम दिया। बाबा जी, नवाज शरीफ को की इत्तेफाक फाउंड्री में एटम बम बना है, क्या काबिले इसके वहां से बन के आए हैं, क्या मशीनरी वहां से बन के आई? कमाल करते हैं यार, एक बकवास करने की इतनी एक लंबी दास्तान, एक इतना बड़ा पलंदा है बकवास का और झूठ का। मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए, एक बकवास का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बकवास है, बहुत बड़े चे किस्म की ये बात करते हैं। एटम बम के हवाले से मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, डॉक्टर कदीर खान और इस्लामी बम।
ये एक बुक आपको अगर किसी लाइब्रेरी से मिल जाए, किसी मार्केट से मिल जाए या ऑनलाइन पीडीएफ की शक्ल में मिल जाए तो इसको लाइएगा, इसको पढ़िएगा जरूर कि एटम बम किस तरह से बनाया गया। उस वक्त जब पाकिस्तान ने जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में इंडिया के एटमी धमाकों के बाद इसकी बुनियाद रखी, तो जुल्फकार अली भुट्टो का यह नारा था कि हम घास खा लेंगे, घास पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। तो डॉक्टर कदीर को लाया गया और उससे पहले जो इंटरनेशनली जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे उनको, उनकी शिफ्टिंग, उनकी इंस्टॉलेशन, नए सिरे से उनकी लॉन्चिंग ये बैन हो चुकी थी। तो डॉक्टर कदीर ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शक्ल में सारे पुर्जे खरीदे ओपन मार्केट से और उनको पाकिस्तान में लाकर इंस्टॉल किया। एक लंबी स्टोरी है, मैं ये अगर बात बताने बैठ जाऊं तो ये घंटे मुझे लग जाएंगे। और यकीन जानिए जब ये स्टोरी आप पढ़ेंगे, जब ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े नहीं होंगे, आपको रोना आएगा। तो मैं इसको मुख्तसर करके शॉर्ट करके चला जाता हूं 1988 में। 1988 में ब्रासटेक के नाम से इंडिया ने फौजी मशकें शुरू कर दी। ब्रासटेक, उन मशकों की आड़ में इंडिया अपनी सारी आर्मी पाकिस्तान के जो लाहौर और सियालकोट का बॉर्डर है इसके करीब लेके आ गया और उसका मकसद पाकिस्तान पर अटैक करना था। इसी दौरान में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा था और सदर पाकिस्तान जनाब जिया-उल हक साहब तशरीफ ले गए इंडिया में। मैच देखना एक बहाना था, पाकिस्तान का मैच देखना एक बहाना था, वो उस बहाने से वहां गए और वहां राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई और हाथ मिलाकर शेक हैंड करके ये जो वहां के आई विटनेस हैं उन्होंने तो मीडिया पर बैठकर जो गुफ्तगू की वो तो बड़ी मज़का खेज थी और वो बड़ी आप कह सकते हैं कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुबालगा आराई उन अल्फाज में पाई जाती है। तो जो मेरी समझ में बात आ रही थी उसकी बातों से वो ये है कि वो कांप के रह गया और वो वर्ता हैरत में चला गया कि जब जिया-उल हक साहब ने उसको बताया कि हमारे पास एटम बम मौजूद है और हम एटम बम बना चुके हैं और हम उसको इस वक्त इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करना। मैं वापस जा रहा हूं, मैं लाहौर एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरूंगा तो मेरे सबसे पहले अल्फाज होंगे फायर, तो काम लड़ाई का शुरू हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि अपनी फौजें मेरे वापस जाने से पहले पहले बॉर्डर से वापस ले जाओ। और वही हुआ कि सदर पाकिस्तान जनाब जिया-उल हक के पाकिस्तान पहुंचने तक इंडिया ने अपनी फौजें वापस बुलाना शुरू कर दी थी। यह है वो हकीकत, मैंने बड़ी समरी आपको बयान की है 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर। आप इस बुक को भी पढ़ें और हिस्ट्री को भी स्टडी करें कि ब्रासटेक जो हुई थी मशक़ इंडिया की और सदर पाकिस्तान जब गए थे तो इसमें किस हद तक सदाकत है। तो ये 200% मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं कि 1988 तक पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका था और एटम बम बना लिया गया था। जब ये जनाब मौसूफ जो कल कह रहे थे कि एटमी ताकत मैंने बनाया, उस वक्त ये 1985 के इलेक्शंस में सिर्फ वजीर खजाना थे, उसके बाद ये वजीर आला बने पंजाब के। तो एक बहुत बड़ा झूठ उसके चेहरे से ये मैंने एक नकाब को नोचा है, खींच लिया है कि एटम बम बनाने में इसका तो जरा ये तो उसको चलाने से भी में भी हिचकिचाहट का शिकार था। अगर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इसको मजबूर ना कर देती इंडिया के धमाकों के बाद, जो इंडिया ने धमाके किए 98 में, तो उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर अगर ना होता तो ये कभी भी धमाके ना करता। उस मजबूरी की वजह से इसने की है। मोटरवे और एटम बम की स्टोरी आपने सुन ली व्यूअर्स। हम इसके बाद चलते हैं इसके बाकी जो झूठों की एक लंबी सीरीज है, एंडलेस सीरीज है, उनकी तरफ। उनमें ये मौसूफ फरमाते हैं कि मैंने लोड शेडिंग खत्म की। लोड शेडिंग यानी 2014 में जब है तो लोड शेडिंग खत्म की, उससे पहले 2008 से ये लोड शेडिंग का एक बेतहाशा सिलसिला शुरू हुआ। इसका तो बिल्कुल सारे गवाह हैं कि 22 आवर्स 21 आवर्स 20 आवर्स की लोड शेडिंग हो रही थी आउट ऑफ 24 आवर्स। ये तो हो रही थी, डेफिनेटली हो रही थी। अब इसके पीछे रीजंस क्या थी? इसके पीछे रीजंस थी जो शॉर्टफॉल आ रहा था पाकिस्तान के अंदर और जो सर्कुलर जो इनको अदायगियां होनी थी आईपीपीज को, अदायगियां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की नहीं थी। उन्होंने जनरेशन कम कर दी और उस जनरेशन को कम करने की वजह से पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा लोड शेडिंग का एक फ्लो आ गया। 2014 में लोड शेडिंग इसने कम की। अब वो कैसे कम हुई? ये 1991 में 1991 में जब हबको के साथ पहला इनका मुआदा हुआ आईपीपी के साथ, तो वो इस कदर महंगा मुआदा था कि जिसका खुमियाजा आज भी आप और मैं भुगत रहे हैं। तो आप ये तहकीक करें कि हबको जो पहला प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट लगा था वो कितना महंगा था
और उसके साथ जो कैपेसिटी पेमेंट का वादा हुआ ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी सपोज वो तकरीबन 4000 मेगावाट के करीब करीब था, ये मैंने नोट किया था, लेकिन अभी 4000 मेगावाट के करीब करीब वो था। तो वो 4000 मेगावाट फुल कैपेसिटी पर चलता ही नहीं है। जितनी हम उससे बिजली लेकर कंज्यूम करते हैं, 2000 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 2500 मेगावाट वो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसको अदायगी हम 4000 की करते हैं। और कभी भी तारीख में जब से वो चला है 4000 या अपनी फुल कैपेसिटी पर वो चला ही नहीं है, लेकिन हमने पेमेंट उसको फुल कैपेसिटी में करनी है, नंबर 1। नंबर 2, हमने पेमेंट उसको डॉलर्स में करनी है। दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड माय व्यूअर्स, कि हमने पेमेंट उसको किसमें करनी है, डॉलर्स में करनी है और फुल कैपेसिटी वाली करनी है, लेकिन प्रोडक्शन उससे कम ले रहे हैं। मतलब सामान हम कम खरीद रहे हैं और पैसा उसको ज्यादा दे रहे हैं। बड़े आसान अल्फाज में ये है। तो जब हमने कैपेसिटी पेमेंट के मुताबिक पेमेंट करनी और करनी भी डॉलर्स में है, डॉलर हमने उसको पे करने हैं, तो डॉलर का रेट तो जंप करना ही है ना। ये 90 तक डॉलर बड़ा स्टेबल रहा था। उसके बाद जब हमने इनको हब को और इन आईपीपीज को जो इस वक्त तक 40 से ज्यादा है, उनको पेमेंट्स डॉलर्स में करना स्टार्ट कर दी, तो इसने भी जंप करना शुरू कर दिया, डॉलर ने भी। अब 2014 में जाकर इसने मजीद आईपीपीज के साथ मुआहदे किए, जो 2018 के बाद चलना शुरू हुए और इमरान खान ने उनको फुल कैपेसिटी पर चलाना शुरू कर दिया। अब इमरान खान ने यहां पर क्या किया कि इमरान खान ने किया कि हम पेमेंट तो उनको फुल कैपेसिटी में दे रहे हैं, निगोशिएट किया उनके साथ, जो कैपेसिटी पेमेंट का उनके साथ स्केड्यूल बना हुआ था उसको जरा डिस्कस किया, और जो डॉलर्स में पेमेंट करना थी उसको कन्वर्ट किया रुपए में पेमेंट करने को। ये एक बहुत बड़ा वो एहसान करके गए हैं यहां पर। अदरवाइज आज बिजली का पर यूनिट आप 100 रुपए में खरीद रहे होते। तो बहरहाल मैं अपनी बात की तरफ आता हूं। तो उसने जितनी कैपेसिटी की पेमेंट करना थी आईपीपीज को, इमरान खान ने फुल कैपेसिटी पर उनसे जनरेशन भी लेना शुरू कर दी। लेकिन ये क्या करते थे, ये उनसे किकबैक्स लेते थे कि फुल कैपेसिटी पर वो चलते नहीं थे और फुल कैपेसिटी की उनको पेमेंट करते थे। उसकी मद में ये उनसे किकबैक्स लेते थे और वो इतने महंगे थे कि फर्नेस ऑयल पर, इंपोर्टेड ऑयल पर वो चलते थे, इंपोर्टेड फ्यूल पर वो चलते थे। अब यहां पर एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आईपीपीज के ऑडिट का जो तरीका कार है, मैकेनिज्म है, उनको पेमेंट का मैकेनिज्म है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अब वो ये भी जितना खर्चा होता था ना फ्यूल की मद में, वो जेन्युइन खर्चे से ऊपर एक प्रॉफिट की रेशो थी। वो रेशो ये अलहदा से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको पे करती थी। अब उसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि हमारा फ्यूल कितना कंज्यूम हो गया है, तो वो रफ सा आइडिया इनको अपने कागजात का पेट भर के इनके सामने रख देते कि इतना फ्यूल कंज्यूम हुआ है। अगर सपोज 100 लीटर लगा है तो वो 200 का इनके सामने पेपर आ देते और 200 के ऊपर फिर मुनाफा वो लेते। यानी कंजप्शन और फ्यूल जो इस्तेमाल होता था वो कम होता, डॉक्यूमेंट्स में वो ज्यादा शो करवाते और फिर ज्यादा शो करवाकर सारे के ऊपर मजीद मुनाफा भी इनसे लेते। यह है बिजली के महंगा होना और लोड शेडिंग के खात्मे की इसका बकवास और एक झूठ जो इसने खत्म किया। दरअसल जो बिजली जनरेट की जा रही है वो ज्यादातर इस वक्त जो 70% है वो आईपीपीज से आ रही है। और अगर आईपीपीज की बजाय वापडा अपने डैम बनाया, जैसा कि इमरान खान ने 2018 के बाद 10 डैम्स बनाना शुरू किया, अभी तक तो उनकी अब तो कोई बात भी नहीं करता, वो 10 डैम चल रहे थे, बन रहे थे। अगर वो बन जाते तो हमें लेस देन 5 रुपीज में पर यूनिट पड़ रहा होता। जो ये कह रहा है कि बिजली बहुत ज्यादा सस्ती होती, कभी भी सस्ती ना होती। आईपीपी से जनरेट की गई बिजली सस्ती हो सकती नहीं है, जो इनके एग्रीमेंट हुए हुए। आईपीपी बंद होंगे, डैम बनेंगे, बिजली जनरेट होगी, तब बिजली सस्ती होगी। आगे उसने कहा कि 4 रुपए की रोटी आती थी। बाबा 4 रुपए की रोटी आती थी, 1 रुपए की भी आती थी। हजूर आपकी तशरीफ आवरी से पहले 1 रुपए की भी आती थी, तो आप ही इसको 4 रुपए की रोटी पर लेके गए। और जब ये रोटी 4 रुपए की हुई थी ना, अवाम की चीखें निकल गई थी। उसको कंपेयर करके देखिए, जब ये 1 रुपए पर जंप करके 4 रुपए पर गई थी। आज आपको वो 4 रुपए की रोटी याद दिलाना, आप याद दिला रहे हैं हमें और 20 रुपए की रोटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उस वक्त की 4 रुपए की रोटी आज की 20 रुपए की रोटी से महंगी थी। हजूर ये ज़हन में रखिए कि जब 1 रुपए से जंप करके ये 4 रुपए पर गई थी। आगे चलकर वो कहते हैं कि 50 रुपए पर केजी चीनी हम दे रहे थे। 50 रुपए नहीं, 100 रुपए पर केजी चीनी इनके दौर में गई है, 100 से भी ऊपर गई है, याद कीजिए। और उसके बाद जब इमरान खान साहब आए 2018 में, तो उन्होंने जब चीनी की कीमतें जरा ऊपर गई तो उन्होंने उस पर कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट को पब्लिक भी किया, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन के साथ उसके मामलात खराब हुए। और वही खराबी है जो चलती चलती आज उनको एक नई जमात की तरफ लेकर गई है और उनके दरमियान दूरियां बढ़ गई। तो 50 रुपए नहीं थी बल्कि 100 रुपए तक गई थी नवाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में। जरा तारीख को खंगाल के देखिएगा। सब्जियां सस्ती थी, वो कह रहा है, दालें आटा सस्ता था। भाई सस्ता था, मैं भी आपको याद दिला देता हूं कि ये 60-70 रुपए मन गंदम हुआ करती थी।
4 आने की रोटी, जो 4 आने को समझते हैं यूथ नहीं, जो थोड़े से, 4 आने की रोटी होती थी, 8 आने की रोटी होती थी, 2 रुपए में बंदा खाना खा लेता था। क्या वो जमाना आपको याद नहीं है? जब आप तशरीफ लाए हैं 1990 के बाद, आपकी हुकूमतें बारी आपने लेना शुरू की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उसके बाद ये महंगाई के तूफान आना शुरू हुए हैं। उससे पहले इतना सस्ता दौर था कि उसको आप अपनी 4 रुपए की रोटी से जरा कंपैरिजन करके देखें, सब्जियां कितनी सस्ती थी उस वक्त। मुझे ये बताने दीजिए कि यकीन कीजिए मुझे हंसी आ रही है, सब्जियां सस्ती, दालें सस्ती, और भाई 50 पैसे पर केजी में सब्जी मिलती थी, 50 पैसे पर केजी, 8 आने, समझ आ रही है? 8 आने कितने होते हैं? 8 आनों में 1 किलो सब्जी मिलती थी। ये कह रहा है सब्जियां सस्ती होती थी। इनके दौर में सब्जियों का मौजना और 8 आने के साथ आप मौजना कर लीजिए, कितने बड़े बड़े ये झूठ बोल रहा है। असल में इसका बात करने का मकसद ये है कि आज चूंकि डिवेल्युएशन हो गई है पाकिस्तानी करेंसी की अफरात ज़र की वजह से, तो आज चूंकि 100 रुपए के करीब सब्जी का रेट चला गया, तो वो इसके दौर में 50 रुपए 40 रुपए, तो उसको कंपैरिजन कर रहा है। लेकिन 8 आने को भी आप 40 रुपए के साथ जरा कंपैरिजन करके देखिएगा। वो कह रहा है कि नौजवान नौकरियां कर रहे होते, ननकाना साहब में कोई बेरोजगार ना होता, सब नौकरियां कर रहे होते। यही वो कोर पॉइंट है जो इमरान खान आपको समझाना चाहते हैं कि नौकरियां नहीं, अपना बिजनेस, चाइना मॉडल जो पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहा था इमरान खान। आप चाइना में जाएं, घर घर में इंडस्ट्री लगी हुई है, नौकरियां नहीं है, बिजनेस है। आज पाकिस्तान की 24 करोड़ अगर आवाम है ना, तो 24 करोड़ में से हर एक फर्द, पूरे 24 करोड़ लोग, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, हर फर्द कोई ना कोई चाइना की प्रोडक्ट हर रोज किसी ना किसी शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ना किसी शक्ल में चाइना की कोई ना कोई प्रोडक्ट हम 24 करोड़ अवाम, हर एक बंदा डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही इमरान खान पाकिस्तान में मॉडल लाना चाहते थे। अब आज से 1.5 साल पहले हम मोबाइल लेने गए मार्केट में, तो मार्केट में जितने मोबाइल पड़े थे वो पाकिस्तान असेंबल थे। हमें चाइना असेंबल मोबाइल नहीं मिला था, पाकिस्तान में असेंबली हो रही थी। अब आप जाएं जरा पाकिस्तान असेंबल ला के दिखाएं मुझे कोई। तो वो इमरान खान बिजनेस साइड पे जाना चाहता था और ये नौकरियां करवाना चाहता है। नौकरियां करते रहे। ये है ही इस किस्म के लोग के नौकर ही आपको रखना चाहते हैं, हमें गुलाम ही रखना चाहते हैं, हमें आजाद होने देना चाहते ही नहीं है, हमें बिजनेस करने देना चाहते ही नहीं है। कभी बिजनेस की इसने बात ही नहीं की है कि ये बिजनेस शुरू करें। वो चाइना मॉडल जो ला रहा था इमरान खान, वो यही मॉडल था कि हम बेरोजगार ना होते, हमारा बिजनेस हो रहा था और हम एक्सपोर्ट बेस्ड हमारी मैशत होती, इंपोर्ट बेस्ड हमारी मैशत ना होती। एक बड़ा मजाक किया है नवाज शरीफ ने आगे चल के। वो कहता है कि मुझे मुल्क बदर कर दिया गया। और बेवकूफ इंसान और अक्ल के अंधे इंसान, आपने हमें बेवकूफ समझ रखा है या आप बेवकूफ हैं? आप एमको की जन्नत में रहते हैं। मुल्क बदर नहीं किया था, मुल्क से भाग गए थे आपके तो प्लेटलेट्स ही मुकम्मल नहीं हो रहे थे। प्लेटलेट्स, आपकी प्लेटें ही आपके जिस्म की पता नहीं इतनी ज्यादा खराब हो गई, जिलजिले आ रहे थे आपके जिस्म में, आप तो मर रहे थे, मौत के करीब थे, आपके प्लेटलेट्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे थे। एक फेक रिपोर्ट जमा करवा के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जमानत देकर आप भाग गए और आप कह रहे कि मुझे मुल्क बदर कर दिया गया। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, क्या बेवकूफ समझ रखा है हमें? ये मेरा स्पेशल एड्रेस उन नौजवानों के लिए, उन वोटर्स के लिए जो नवाज शरीफ को फॉलो कर रहे हैं और पीटीआई को छोड़ के खिलाफ जा रहे हैं और नून लीग की तरफ जा रहे हैं। जरा सोचिए कि क्या इसको मुल्क बदर किया गया या मुल्क से भाग के गया, जान छुड़वा के गया? इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि 10 दिन जेल में बैठ जाता, रिहा हो ही जाना था ना। भी सच्चा था तो इसने बाहर निकल ही आना था। मुल्क बदर कर दिया, मुल्क बदर नहीं किया, भाग के गए थे। बहुत बड़ा लतीफा मसूफ ने फरमाया है, नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। अवाम को मुखातब करते हुए कह रहा है कि मैं आपको तकलीफ में नहीं दे सकता। बेशक वाकई यार नहीं दे सकते हैं, बहुत नरम दिल है बेचारा, वो बहुत ही मासूम है, वो पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ में नहीं देख सकता है। इसीलिए तो वो यहां रहता नहीं है, वो लंदन तशरीफ ले जाता है, ना आपको देखेगा ना उसको तकलीफ होगी। वहां जंगल में, लंदन के जंगलों में, लंदन के पहाड़ों में वो चिल्ला काटता है, दुआएं मांगता है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिशें करता है। लंदन में वो बेचारा एक उजाड़ है, बयाबान है, वीरान एरिया है, वहां पर रेगिस्तान है,
जंगलों में वो बेचारा चिल्ला करता है, आपको तकलीफ में वो हमें और आपको नहीं देख सकता है ना, इसलिए वो लंदन चला जाता है। आता हुकूमत करने के लिए, हुकूमत से निकलता है तो चला जाता है, फिर चिल्ला काट के आता है, फिर हुकूमत करता है, फिर चला जाता है। बेचारा बड़ा बड़ा नरम दिल का बंदा है ना, बार बार अटैक होते हैं, 10-12 तो उसको हार्ट अटैक हो चुके हैं, तो दूसरे अटैक पर बंदा बचता नहीं है, उसको 10-12 हो चुके हैं, और बकौल मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के उसका बाईपास भी हो चुका है। कमाल है, आफरीन है यार, कुछ शर्म आनी चाहिए, लेकिन कौन सी शर्म जो इनमें है ही नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।